साथियों नमस्कार। साथियों आज बात करेंगे हम संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी कि संविधान फॉरेन इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे जो हमेशा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एनजी रंगा। तो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये जो है जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके यानी कि ब्रिटेन, और यूएसए, या फिर आयरलैंड, या फिर जापान। तो कौन? आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीएससी मेंस में पूछा गया, और यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया, आरओ एआरओ में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया कई बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीपीएसपी के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारत के संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे विस्तृत है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के स्रोत ब्रिटिश संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता विधि का शासन। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का निर्माण, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, ये जो है यूएसए से लिया गया। और फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी तुम्हारा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, वाणिज्य समागम, संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, वेरी इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट शक्तियां किस संविधान से ली गई? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। और सबल केंद्रीय प्रणाली, जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार से संबंधित शक्ति ली गई। आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति ली गई। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन पद्धति। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए तो मौलिक अधिकार यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड, औसी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि बिल्कुल गलत है। अवशिष्ट शक्तियां देखिए इसमें हमने पहले बताया कि अवशिष्ट शक्तियां यहाँ से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए अवशिष्ट शक्तियां आपको दिख रही होंगी, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से, हमने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया। तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई, ठीक है। और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, और डीपीएसपी आयरलैंड से, मौलिक अधिकार यूएसए से। देखिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा, मौलिक अधिकार की अवधारणा देश के संविधान से ली गई। तो देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। तो संघीय उल्लिखित नहीं है, क्योंकि देखिए प्रस्तावना में क्या उल्लिखित है? संप्रभुता,
पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। देखिए समवर्ती सूची और विधि का शासन, नीति निषेध तत्व और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए ये मिलाना है और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 4 यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और बी का 3 हो जाएगा यानी कि विधि का शासन ब्रिटेन यूके से लिया गया। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। सी का दूसरा हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। देखिए संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित का उदाहरण से प्रभावित हुए। तो किससे? आयरिश गणतंत्र से। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं तो केवल भारत में, यूके में, यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो क्योंकि यूएसए से मौलिक न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, इसलिए यूएसए में भी देखने को मिलती है और भारत में भी देखने को मिलती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को यह शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 13, 32, 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो 13, 32, 226, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया। तो कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का, कौन सा? नया भाग 4 का को जोड़ा गया। इसमें मात्र अनुच्छेद 51 का, कौन सा? एक नया भाग 4 का को जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य, क्या? 10 मूल कर्तव्य का विशेष उल्लेख किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कि सोवियत संघ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए ये चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। देखिए मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया, मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया तो सोवियत संघ के संविधान से। आपने देखा, देखिए अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष क्षमता किस संविधान से उद्धृत है? तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष क्षमता, तो अनुच्छेद 14 प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष क्षमता ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में, किसमें? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष क्षमता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो कानून का समान संरक्षण या शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए विधि के समक्ष क्षमता, का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा इंग्लैंड,
विधि के समक्ष क्षमता इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से लिया गया। देखिए दोनों में अंतर है। विधि के समान संरक्षण वाली जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूएसए, और जब विधि के समक्ष समता वाली बात करेंगे, समक्ष समानता वाली बात करेंगे, तो यूके हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आयरलैंड से, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान, राज्य द्वारा अनुदान जापान से लिया गया। भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। विधि के समक्ष क्षमता ग्रेट ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड। ये जो है संविधान के स्रोतों की दृष्टि में कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो संशोधन की प्रक्रिया के क्या कह रहा है? संशोधन की प्रक्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची ली गई, और संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से लिया गया। तो ये हो जाएगा वेस्ट अफ्रीका, है ना। तो देखिए कनाडा से यूनियन शब्द लिया गया, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई। तो यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया? कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गया। तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, कनाडाई संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिका संविधान। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। क्या? देखिए समानता पाई जाती है राज्य संघ के संबंध में। तो देखिए राज्य संघ संबंध कनाडा के संविधान एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों से साम्य रखते हैं। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति से प्रभावित है। अभी हमने बताया कि संघात्मक व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, ये यानी कि दोनों में समान है। जो कनाडाई संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों में देखने को मिलता है कि जो संघ राज्य संबंध है वो कनाडा और भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों को साम्य रखते हैं। तो ये चीज देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु और महत्व, सब्जेक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये चीजें हम देखेंगे। देखिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आप देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था देखने को, 3 प्रकार की न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये चीजें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता के बारे में पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेते हैं कि न्याय कितने प्रकार के। तो न्याय हम याद रखेंगे, सामाजिक, सोशलिस्ट
और आर्थिक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय करने की व्यवस्था की गई है। कौन सा न्याय करने की, वही चीज आ गया। तो अभी हमने पढ़ा, यानी कि सामाजिक और धार्मिक, धार्मिक नहीं है, और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये ही जो है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था है। तो आपने देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। निम्नलिखित मामलों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। देखिए, यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्या है, बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। देखिए, बेरूबारी केस में क्या है, बेरूबारी केस, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं है बताया, इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जब ये भाग नहीं है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया बेरूबारी केस में, तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारतीवाद जब आता है, तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना, भारतीय संविधान का हिस्सा माना। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वाद ने किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो अभी हमने बताया बेरूबारी केस, है ना। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, विधिक स्वरूप क्या है, ये लागू किया जा सकता है या ये लागू नहीं किया जा सकता। और 2 ऑप्शन हैं, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, ये लागू नहीं किया जा सकता, ये लागू नहीं किया जा सकता। देखो क्यों लागू नहीं किया जा सकता, ये चीज हम देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि वह लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। तो केशवानंद भारती उल्टा पड़ गया केस, और ये जो है प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया। तो अतः स्पष्ट है, प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, विधिक रूप से उसके किसी भाग को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, भारत के कथन क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, या फिर कारण क्या है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो इसमें देखिए दोनों सही, क्योंकि ये तो सबसे लंबा है, यानी कि भारत का संविधान, लिखित संविधान सबसे लंबा संविधान है। और दूसरी चीज, मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए, वो अमेरिका संविधान से लिए गए, अमेरिकन। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे यूएसए से लिए गए। बट ये सही व्याख्या नहीं है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कि लंबा इसलिए है कि यूएसए के से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये बिल्कुल गलत है। तो ये स्पष्ट व्याख्या नहीं है। किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किस एक का उल्लेख नहीं है, तो अभी हमने देखा संघात्मक उल्लेख नहीं है, समाजवादी, संप्रभु, गणतंत्र, ये तीनों उल्लेख मिल जाएंगे, लेकिन संघात्मक उल्लेख नहीं मिलेगा। किस
वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो किसमें जोड़े गए? 1976 में, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको 1976 इसको जो है भारतीय संविधान में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान में अक्सर पूछ लिया जाता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया? समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दो शब्द यानी कि धर्म निरपेक्षता, समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो कौन सा था? 42वां संशोधन, 42वां संशोधन था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तो कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा सम्मिलित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो समाजवादी सम्मिलित है, अखंडता सम्मिलित है, पंथ निरपेक्ष सम्मिलित है, लेकिन गणराज्य सम्मिलित नहीं है। संविधान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता के लिए आश्वस्त करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला, तीसरा और संपूर्ण शक्ति जनता में है, और तीसरा भी सही है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय बताए गए संविधान में, और ये भी सही है, प्रतिष्ठा और अवसर दो ही प्रकार की समानता का वर्णन है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है। राज्यों की यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे ये स्पष्ट है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं, बल्कि राज्य संघ की कृति, बल्कि राज्य संघ की कृति। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख है। न्याय की साथ की सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता की बात का भी उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख मिलता है? तो 3, 5, 2 और 2, 1। देखिए कैसे। तो तीन प्रकार के हम जानते हैं, क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय है। 5 प्रकार के क्या है? विचार, अव्यक्त, धर्म, विश्वास, उपासना, ये स्वतंत्रता है। 2 प्रकार के क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समानता है। 2 प्रकार के प्रतिष्ठा और अवसर, ये समानता है। और भ्रातृत्व कितना है? बंधुत्व, 1 प्रकार का। तो 3, 5, 2, 1। आप
याद रखेंगे 3, 5, 2, 1। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की संता और 2 प्रकार का समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द की अभिव्यक्ति करता है तो कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं? देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इनका उल्लेख है, लेकिन धार्मिक का उल्लेख नहीं है। संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो क्या है? सभी चारों। प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? देखिए, सामाजिक, राजनीतिक, विचार की क्षमता, पूजा की समानता। पूजा की समानता नहीं है, विचार की क्षमता है, और न्याय भी है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समानता का प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान तो 2 हैं, आप जानते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। तो सी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा सही है? तो दूसरा तीसरा किसी में है, तो ये सी ऑप्शन सही। प्रस्तावना में कितने प्रकार की संता का वर्णन है? तो अभी आपने देखा 5 प्रकार की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है समाजवाद, योजनाबद्ध विकास, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो योजनाबद्ध विकास, इसकी बात प्रस्तावना में नहीं है। देखिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संप्रभुता के संबंध में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। क्या इसमें दोनों कथन सही हैं? तो देखिए, केवल एक सही है, केवल एक सही है, यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बट राष्ट्रमंडल की सदस्यता का कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों? संप्रभु शब्द का आशय है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश की डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, तभी वो संप्रभु है, और अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए भी स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। तथापि संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। यानी कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है,
उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य की मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन ये कूट जो है संविधान के निर्माण से संबंधित है। ये संविधान के निर्माण से हैं, बट ये संविधान के निर्माण से नहीं है। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है और जिससे ये सूचित होता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम भारत के लोग से स्पष्ट है, भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया। भारत में संसदीय प्रजातंत्र यानी कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालक प्रधान, राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फंडामेंटल राइट्स। तो किसमें? प्रेम्बल में जो है संविधान के निर्माताओं का मत स्पष्ट होता है या प्रतिबंधित होता है। कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो अभी प्रेम्बल है ना। और देखा 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 26 जनवरी 1950 की स्थिति है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो अक्सर ये बात आप याद रखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख मिलता है कब? 1976 में। 1950 में भारतीय गणतंत्र का सही संवैधानिक स्थिति को जो दर्शा रहा है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया। देखिए, इसकी उद्देश्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, इसमें शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई? तो किस अनुक्रम में दी गई है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रकार से इसका क्रम भी एक बार देख लेना। प्रेम्बल में है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली का प्रयोग इसी क्रम में देखने को मिलता है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में ये देखने को मिलता है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो आर्थिक देश या आर्थिक कल्याण की बात करता है, तो वहां पर भी आर्थिक न्याय की बात करता है और प्रेम्बल में भी आर्थिक न्याय का वर्णन है। तो प्रेम्बल, प्रस्तावना और डीपीएसपी में आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो किस भाग में? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने इन री बेरूवारी यूनियन 1960 वाद में मत व्यक्त किया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने किसने
उच्चतम न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि उद्देश्य का संविधान का एक भाग है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में यह तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? किस निर्णय में? तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, इसमें जो है तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका संविधान से लिया गया। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या? उद्देशिका की भाषा को लिया गया और उद्देशिका अमेरिका से लिए गए। देखिए कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रेम्बल कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, यानी कि अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। 32 संविधान उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक तांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार का गठन करती है। और गठन करने पर फिर क्या होता है कि संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलाती है, क्योंकि नागरिकों के विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उद्देशिका और डीपीएसपी नीति निश्चित तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कैसा है? कल्याणकारी राज्य है। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये व्यक्त करता है। देखिए भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ख्याल ही नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ ये होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं है। राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य वो राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करता हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई, उनकी आगे की व्याख्या की गई है। तो क्या होगा? मूल अधिकारों,
डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के अध्यायों में रूपरेखा दी गई है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की व्याख्या की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का में उल्लेख, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने से संबद्ध है। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा है? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट की गई। देखिए, साम्यवादी राज्य संविधान का दर्शन नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं, कौन? देखिए, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता। तो इसमें क्या देखने को मिला? साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। प्रस्तावना और डीपीएसपी से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि संविधान का दर्शन जो है नहीं है साम्यवादी राज्य। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ये केशवानंद भारती वाद 1973। संविधान की आधारभूत संरचना से तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक व लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रस्तावना को इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। भारत में संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती वाद 1973 में स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो मूलभूत ढांचा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इंदिरा शाहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाहवाद, इसमें से कोई नहीं। देखिए, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सी है? बजट। बजट जो है शब्दावली उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ये फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए, फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, बजट। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं, बट फ्रेंच भाषा में शब्द बुजेट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, इसी में वित्तीय वर्ष के आय व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां हम अगले सेशन में देखेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।